पीछे एडजस्टमेंट सिस्टम लगता है, इसके इन हाउस ही हैं। हम लोग सारे कंपोनेंट्स इन हाउस ही बनते हैं। ये इसकी असेंबली चल रही है, चेक होके असेंबल होके होता जाता है। ये हमारा फैब्रिक स्टिचिंग डिपार्टमेंट है। यहाँ फैब्रिक की पैटर्न्स आप देख रहे हैं, पैटर्न्स बन रहे हैं, कटिंग हो रही है, पीछे लेडी स्टिच कर रही हैं, साथ में पैडिंग स्टिच कर रहे हैं। ये सॉर्टिंग हो रही है, मतलब हम लोग यहाँ पे थ्रेड, एक्सेस थ्रेड जो होता है उसकी कटिंग है, सॉर्टिंग है, फिर ये अपना लाइन पे चला जाता है कि फिटिंग बन रही है। हमारी कोशिश बने हुआ है, हेलमेट के डिफरेंट पैटर्न्स हैं, डिफरेंट हेलमेट के डिफरेंट पैटर्न्स हैं, उस हिसाब से स्टिचिंग होती रहती है। यहाँ हेलमेट के ऊपर फैब्रिक रैपिंग हो रही है। ये सारा मैनुअल काम है, मैनुअल तरीके से ही करता है। इस पर कोशिश चल रही है कि हम लोग किसी तरीके से कुछ चीज़ें ऑटोमेट कर सकें जिससे प्रोडक्शन हमारी फास्ट हो जाए, इंक्रीज हो जाए। बट फिलहाल ये एक बहुत ही मैनुअल इंटेंसिव वर्क है। ये सारा हमारा रेडी स्टॉक पड़ा हुआ है, रेडी टू डिस्पैच। अभी आपने जो नीचे कंपोनेंट देखा असेंबल होते हो, वो ये देखिए हेलमेट में यहाँ लगता है रियर में। बाकी एक एक्सपोर्ट का ऑर्डर चल रहा है हमारा, सारा प्रोडक्शन में लगा हुआ है। ये क्या क्वालिटी है? ये हमारे अपना इंडिया में है सेल होने के लिए। ये हमारे क्वेश्चन हेलमेट है हॉर्स राइडिंग के लिए, ये वो प्रोडक्ट है, ये वो चल रहा है। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप के बारे में तो आप सुनते ही हैं, लेकिन हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिन्होंने मेक इन इंडिया और स्टार्टअप की शुरुआत बहुत पहले कर दी थी। वीरेंद्र नागपाल ये खुद ही बताएंगे कि वो क्या सोच थी। खेलते बैडमिंटन थे लेकिन काम शुरू किया क्रिकेट का। कैसे सर? ऐसा नहीं कि केवल बैडमिंटन खेलते थे और क्रिकेट का काम शुरू हो गया। वैसे भी जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, वो केवल एक खेल से सेटिस्फाइड है और वो एक ही गेम खेल रहा है, ऐसा नहीं होता। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो उस समय मैं बैडमिंटन के अतिरिक्त फुटबॉल भी खेलता था। कॉलेज में मैंने चेस भी खेली है और एथलेटिक्स भी किया है। ऐसा नहीं कि क्रिकेट से हम दूर रहे, क्रिकेट भी खूब खेले और बहुत सारा क्रिकेट में भी अपना दिल्ली के उसमें दखल रहा। और ठीक है, कोई एक गेम मेन होता है तो वो मेन गेम डेफिनेटली बैडमिंटन ही था। लेकिन कोई भी ऐसा स्पोर्ट्समैन इंडिया में नहीं होगा जिसका क्रिकेट में कोई शौक ना हो या क्रिकेट की तरफ उसका लगाव ना हो। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट कहते हैं कि वो एक स्पोर्ट से ज़्यादा रिलीजन बन चुका है। तो उसी अनुसार हमारा भी क्रिकेट में बहुत एक झुकाव था, एक लगाव था। बैडमिंटन खेलते हुए एक बार दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप में मैं सिंगल्स और डबल्स दोनों गेम जीता। उस समय मैं एमकॉम में एडमिशन लिया था, कॉलेज मेरा जो बीकॉम था वो पूरा हो चुका था। तो वो जीतने पे एक करोल बाग में थे गुलाटी स्पोर्ट्स पे, एक मिस्टर गुलाटी थे जो उन्होंने कुछ प्राइज़ अनाउंस किए थे। तो वो प्राइज़ देने आए और बातचीत हुई और मैं उनसे कुछ सामान खरीदा भी करता था अपने बैडमिंटन के स्पोर्ट के लिए। तो उन्होंने एक ऑफ़र किया कि भाई आपका जैसे कॉलेज ख़त्म हो गया है और अभी आपको रोज़ तो जाना नहीं पड़ता है एमकॉम के लिए, तो आप कुछ टाइम मेरे साथ दो, मेरे शॉप पे और कुछ बाहर का काम करना, ये सीखो, देखो स्पोर्ट्स में आपको नॉलेज भी है थोड़ी। तो मैंने ये ऑफ़र को स्वीकार किया और उनके साथ काम करना शुरू किया। उसी काम करते करते मैंने देखा कि उन दिनों में क्रिकेट का हेलमेट एक ऐसी चीज़ थी जो बहुत नई थी अभी, क्योंकि 74 में इंट्रोड्यूस हुआ था हेलमेट, वो भी स्कूटर वाला हेलमेट लेके। और टोनी ग्रेग आए थे उस समय खेलने टेस्ट मैच, और लोगों का क्रेज़ था भाई सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। और उस समय नई नई ये आ रही थी चीज़, तो सोच में आया कि इस तरह का अगर कोई काम नया ऐसे आ रहा है उसको किया जाए तो उसमें जल्दी सक्सेसफुल हुआ जा सकता है। तो उस विचार से कुछ उनकी शॉप में बैठ के कुछ कांटेक्ट भी बने थे जो लोग इस बारे में बातचीत करते थे। तो उस विचार को लेके अपने घर की छत पे थोड़ा सा फाइबर ग्लास का मटेरियल लेके और 2 लोगों के साथ ये काम घर की छत पे शुरू किया गया था। तो इसको ये एक स्टार्टअप हुआ, क्योंकि वो पहली बार शुरू हो रहा है। क्योंकि मेरे पूरे ख़ानदान में कोई भी बिजनेसमैन नहीं है, बहुत सारे टीचर्स हैं, मेरे माता पिता दोनों टीचर थे। हमारे घर में बुआ, मामा, मौसी, बहुत सारे टीचर्स या फिर डिफेंस सर्विसेज में थे। तो इसी तरह से ये एक, जैसे कहते हैं ना, इंडिया में बना हुआ क्रिकेट हेलमेट एक काम स्टार्ट हुआ।
दिक्कतें तो बहुत हुई होंगी शुरू शुरू में, फाइबर से हेलमेट बना करके प्लेयर्स खेलते होंगे, शिकायतें भी बहुत आती होंगी। मैं कुछ हद तक इसमें लकी रहा कि जब शुरुआत की तो कोई ऐसा भाई ये तो था कि इसको अच्छी तरह से पूरा देखभाल के बनाना चाहिए, और बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, ये बात ठीक है। और शुरुआती दिक्कतों से जब बाहर आए तो नए नए आइडियाज़ आते रहे, भाई ये साइडों से थोड़ा सा चौड़ा हो जाए तो कंफर्ट बढ़ जाएगा, फोम थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो कंफर्ट बढ़ जाएगा। तो इस तरह की कोशिशें करते करते वो एक धीरे धीरे डेवलप होके क्वालिटी प्रोडक्ट बना, और कुछ एक्सपोर्टर्स की नज़र में भी आया, और कुछ शायद 3-4 वर्ष ही हुए थे इसको बनाते हुए, जो लोकल मार्केट में देते हुए, जब दिल्ली से बाहर के भी बहुत सारे लोग सुन के समझ के और आने लगे थे, और उन्होंने अप्रोच करना शुरू कर दिया था कि ये प्रोडक्ट हमें भी चाहिए। तो वो बढ़ते बढ़ते फिर एक्सपोर्टर्स के हाथ में पहुंचा, तो फिर वो धीरे धीरे कुछ जगहों पे एक्सपोर्ट भी होने लगा, तो उसका फिर लाभ मिला फ्यूचर के लिए। क्वालिटी कंट्रोल को लेकर के क्या सोच रही है आपकी, कि उस टाइम पे तो क्वालिटी भी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, पैरामीटर्स भी होते थे, और इंग्लैंड में भी हेलमेट बनने शुरू हो गए, ऑस्ट्रेलिया में भी, तो एक इंडियन कंपनी ने किस तरीके से क्वालिटी को कंट्रोल किया? नहीं, उस समय तक ऐसा बड़ा स्केल नहीं बना था, ये स्केल बनने में तो कुछ वर्ष लगे। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में एल्बियन CND करके कंपनी थी जिसने सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस किया था। बाद में वो हमारा सबसे बड़ा कस्टमर बना सन 2001 से। उससे पहले वो खुद बनाते थे, और हम जो भारत से बढ़ते हुए भारत के अलग अलग स्टेट में पहुंचते पहुंचते कुछ एक्सपोर्टर्स के माध्यम से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड यहाँ पहुंचे, और फिर साउथ अफ्रीका भी पहुंचे। जब साउथ अफ्रीका में इंडिया के साथ ट्रेड शुरू हुआ तो शायद क्रिकेट का इक्विपमेंट, खासकर सेफ्टी इक्विपमेंट में हेलमेट, ये जब साउथ अफ्रीका पहुंचा वो हमारा ही था जो वहाँ सबसे पहले पहुंचा था। और आज तक वहाँ के जो बड़े डीलर हैं उनको इस बात का मालूम है कि भाई ये सफ़ेद रंग का और ये ऐसा हेलमेट आया करता था, तो उस समय वो हम बनाते थे। तब उसका स्केल हमारा घर से निकल के एक छोटी सी गांव की फैक्ट्री में आ चुका था। हमने गांव में एक शायद 84-85 गज की जगह लेके उसको बना के, और वहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग को ले गए थे। पहला हेलमेट, और अभी आपने रिसेंटली ये हेलमेट लॉन्च किया है, आपने अभी बताया है, उस पहले हेलमेट में और बीच के हेलमेट में और आज के हेलमेट में क्या अंतर महसूस करते हैं, क्वालिटी वाइज देखें? और जमीन आसमान का। देखिए, इनिशियल स्टेज पे हमें इंडिया में एक ब्रांड आया था सनी, तो उनके साथ हमारे कनेक्शंस बने थे, और हमने सनी के लिए हेलमेट बना के देना शुरू किया था। उन्होंने इसको लेके अपने ब्रांड में सारे भारत में इसकी मार्केटिंग की, और हमारा भी थोड़ा स्केल उस समय बढ़ गया। फिर सन 2000 आते आते 1999 में असल में ये हेलमेट इंग्लैंड पहुंचा था। वहां पे जो ECB, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने हर प्लेयर के लिए हेलमेट पहनना कंपलसरी कर दिया, और उससे पहले इसके कुछ स्टैंडर्ड्स आए थे 1998 में। अब वो जब स्टैंडर्ड्स आए तो एक अंदर से, क्योंकि एक अच्छी पढ़ाई लिखाई करके आए थे और हमें मालूम था भाई स्टैंडर्ड्स एक अच्छे, अगर स्टैंडर्ड से हम पास कर लेते हैं तो हमारे को एक अलग से वैल्यू मिलेगी। तो उसी समय वो कुछ हेलमेट स्टैंडर्ड पास करने के लिए यहाँ से सैंपल जो BSI, वहाँ का ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे भेजे। 6 महीने के इंतज़ार के बाद वहाँ से रिपोर्ट मिली कि आपका जो हेलमेट है वो हमारे स्टैंडर्ड्स पे खरा उतरता है और ये फिट है इंग्लैंड में बेचने के लिए। जो वो खुशी मिली, बिना एक्सपीरियंस के, बिना किसी पीछे के इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, अगर इस लेवल पे आप पहुंचते हैं तो वो सच में खुशी मिलती है। तो परिवार में भी बहुत खुशी हुई, और उसके बाद एक रास्ता खुल गया कि भाई मैं इंग्लैंड जाके और इसको वहाँ के जो बड़े बड़े जो इंपोर्टर हैं उनसे मिलके ये दिखा सकता हूँ। तो पहले उन दोनों में नया नया इंटरनेट भी नया नया ही था, बहुत ज़्यादा कोई वेबसाइट नहीं होती थी, तो यहाँ पे पहले वेबसाइट से ढूंढना शुरू किया तो कुछ मिला नहीं। फिर भारतीय एम्बेसी को एक लेटर लिखा कि भाई हमने इस तरह से ये आइटम डेवलप किया है, तो हमें वहाँ के इंपोर्टर्स के कुछ कनेक्शंस दीजिए। तो वहाँ के जो ट्रेड अटैची होते हैं उनका काम होता है कि हमारे भारत के जो एक्सपोर्टर हैं उनकी सहायता के लिए वो इस तरह का काम करके देते हैं। तो मेरे पास कुछ समय बाद, 20-25 दिन बाद लगभग, एक लेटर आया जिसमें लगभग 15-20 नाम दिए हुए थे।
कि ये नाम है, ये उनकी कंपनी है, ये एड्रेस है और उनके फ़ोन नंबर भी। तो उनको बेस बना के और वहाँ फ़ोन करके उनसे अपॉइंटमेंट लेके और 1999 में पहली बार इंग्लैंड का विजिट किया, वहाँ के कुछ लोगों से मिले और पहली बार में ऐसे ऑर्डर्स मिले जो हमारी सोच से भी बाहर थे। और 6 महीने तक उसके बाद हमारी फैक्ट्री में कोई छुट्टी नहीं हुई, कोई संडे की छुट्टी नहीं हुई, कोई दिवाली दशहरा छुट्टी नहीं हुई। 6 महीने तक हमने लगातार माल बनाया और इंग्लैंड भेजते रहे और उसने हमें एक नई फैक्ट्री का रास्ता खोल के दिया। क्या सोच थी? आप समझ सकते हैं कि जो भारतीय मानक थे ISI से बढ़ करके जो इंग्लैंड का जो मानक थे उन्होंने इन हेलमेट्स को पास किया। अभी आप ये हेलमेट देख रहे हैं, इस पे आप देख सकते हैं विश्व का जो सबसे धनी बोर्ड है BCCI, उसका लोगो लगा हुआ है। बहुत सारे खिलाड़ी इस हेलमेट को भी पहनते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सर, जो एक प्लानिंग रहती है उसका एग्जीक्यूशन बहुत महत्वपूर्ण रहता है, वो एग्जीक्यूशन के पीछे क्या सोच थी आपकी? मैं बताता हूँ कि जब शुरू किया तो 1.5-2 साल के अंदर ही मेरा छोटा भाई, उसका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, उसने मेरे साथ ज्वाइन किया। फिर सबसे छोटा भाई, उसकी तो बल्कि ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में पढ़ाई छुड़वाई गई कि भाई हमें फैक्ट्री में एक फुल टाइम आदमी चाहिए जो फैक्ट्री की देख रेख कर सके, वर्कर से काम ले सके। तो उसकी फाइनल ईयर से पढ़ाई छुड़वा के उसको कॉरेस्पॉन्डेंस में डाला गया कि तो आप कॉरेस्पॉन्डेंस से बाकी की पढ़ाई करो और लेकिन फैक्ट्री संभालनी शुरू करो। तो इस तरह से तीनों भाइयों ने मिलके उस फैक्ट्री को संभाला और आज ये सिचुएशन है कि शायद लोग कहते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा क्रिकेट हेलमेट बनाने वाली कंपनी वो हमारी है, जो कि सभी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस, चाहे वो छोटे से छोटा हांगकांग, सिंगापुर और मलेशिया से लेकर और हॉलैंड तक हो या बड़ा से बड़ा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका हो, सभी के जो टॉप ब्रांड्स हैं उनके लिए हम आज हेलमेट बना रहे हैं। उसमें इंडिया के भी टॉप ब्रांड्स जो हैं उनके लिए भी हम उनके हिसाब से मॉडल्स बना के दे रहे हैं। हेलमेट जो पहला आपने स्पॉन्सर किया वो कौन सा खिलाड़ी था? वो दिन तो याद होगा कि आपने उस खिलाड़ी को कांटेक्ट किया होगा कि भी हम हेलमेट बनाते हैं, आप हमारा हेलमेट यूज कीजिए। उसके बारे में क्या बताएंगे? मैं बताता हूँ, जब हमने एल्बियन के लिए, CND के लिए बनाने शुरू किए, 14 साल लगातार CND के 100% हेलमेट इसी फैक्ट्री से बन के जाते रहे और वो विश्व के 80% प्लेयर उस टाइम वो पहनते थे। और लेकिन वहाँ पे हमारी कमी ये रही कि वो मेक इन इंडिया ज़रूर था लेकिन ब्रांड विदेशी था। पर किसी वजह से उस कंपनी को कुछ और बिजनेसेस में कुछ घाटे हुए और उन्होंने इस काम को मजबूरन बंद कर दिया कि उनके पास फाइनेंसिस की कमी आ गई थी। तो हमने फिर दूसरे ब्रांड्स को ही पकड़ा, तब भी अपना ब्रांड लॉन्च नहीं किया था। आज सिचुएशन ये हो गई है कि अपना ब्रांड ये निक्स, जो कि पहले ही विश्व भर में इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है, बिल्कुल ऑल टुगेदर नई टेक्नोलॉजी। अब बेटा मेरा इंजीनियर है, वो बाकायदा इसकी पढ़ाई करके आया हुआ है, वो इंग्लैंड में पढ़ा है और उसने इसके अंदर जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है लेटेस्ट, इससे हल्का, इतना लाइट वेट हेलमेट पूरे विश्व में और नहीं है। जो इसके मानक हैं, जो इसको टेस्ट कराने के बाद जो हमारे पास निकल के स्टैंडर्ड्स आए, जो इसकी सेफ्टी फीचर्स आए हैं, इससे अच्छे सेफ्टी फीचर्स अभी तक जो विश्व में दूसरे हेलमेट बिक रहे हैं उनमें नहीं है। और आने वाला जो वर्ल्ड कप है वहाँ से इसकी ये कुछ प्लेयर्स के सर पर नज़र आना शुरू होगा और उसके बाद मुझे मालूम है कि इसको रोकने वाला कोई नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह का कंफर्ट ये हेलमेट दे रहा है, शायद बाकी लोगों को भी कुछ वर्ष लगेंगे उन सब चीज़ों पे पहुंचने में। ऐसे कौन से भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने शुरुआत की आपके हेलमेट को पहन करके खेलने की? गया उस समय मेरे पास हमारे बहुत प्रिय मेरे हमनाम वीरेंद्र सहवाग, वो पहली बार मेरे पास आए थे एक हेलमेट रिपेयर करवाने के लिए, कि उनके पास तब कोई पुराना CND का हेलमेट था और उन्होंने कहा भैया मुझे ये रिपेयर करवाना है। उनका वो हेलमेट मैंने रिपेयर करके दिया था और उसके बाद फिर 1-2 बार उनको हेलमेट दिया जो कि वो पहन के खेले भी। उसके बाद मेरे पास आज उन्होंने भी रिटायरमेंट ले ली, अपने शिखर धवन ने। उस समय शिखर धवन हमारी फैक्ट्री में आए, फिर उनको, और उसके बाद उससे पहले ही
वीवीएस लक्ष्मण और विराट कोहली, उन्होंने उस समय डिमांड की थी तो उनके घर पे हम छोड़ के आए थे। और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि उन्होंने जब भी नया हेलमेट पहना वो सेंचुरी भी हुई थी। तो काफ़ी समय, और फिर उसके बाद तो लगभग 80% जब पूरे विश्व के प्लेयर पहन रहे थे तो कोई ना कोई प्लेयर इस तरह से कांटेक्ट में आता रहा। राहुल द्रविड़ को बहुत बारी दिया, और रिकी पॉन्टिंग को मैं इंग्लैंड में उस समय हेलमेट दे के आया था 3, जब उन्होंने बहुत सराहना की कि आप बाई हैंड देने आ गए और मेरा कल मैच है और मेरे पास समय से पहुंच गया। तो फिर तो ये जर्नी बहुत सारे प्लेयरों से होती हुई आज अब फिर से है, जब हम विश्व के सभी प्लेयरों के पास दोबारा से जा रहे हैं एक भारतीय ब्रांड के साथ, एक भारतीय प्रोडक्ट के साथ। अभी हाल में बीजेटी जो थी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज, उसमें यशस्वी जायसवाल के लिए भी आपने हेलमेट यहीं से भिजवाए थे? नहीं, यशस्वी जायसवाल के लिए लेग गार्ड भिजवाए थे। जी जी, वो क्या किस्सा था? ये मोरैंट के लेग गार्ड हैं। यशस्वी जायसवाल का एक बार फोन आया कि मैं तो मोरैंट ही पहनता हूं शुरू से और सबसे लाइट वेट हेलमेट है, लेकिन मुझे ये मिल नहीं पाता समय से। ये इंग्लैंड का ब्रांड है और ये सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग और हमारे सौरव गांगुली जी और उसके अलावा कुछ और प्लेयर्स इसको लगातार पहनते रहे और उनका शायद इसके बिना काम ही नहीं चलता था, क्योंकि ये दुनिया का सबसे हल्का पैड है। तो जब यशस्वी का फोन आया तो हमें उस जो कंपनी है इंग्लैंड की, उसकी हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, तो उनसे हमें इजाज़त लेनी पड़ी कि क्या हम एक प्लेयर को हेलमेट ये लेग गार्ड दे सकते हैं अपनी ओर से। वहाँ से क्लियरेंस मिलने के बाद और हम यहाँ मार्केटिंग कर रहे थे और बातचीत हुई कंपनी के साथ हमारी, और आज वो सारी मशीनरी, वो सारी टेक्नोलॉजी भारत में है। आज हम प्राउडली कह सकते हैं कि ये मोरैंट का लेग गार्ड पूर्णतया भारत में बना हुआ है। भले इसके कुछ मटेरियल अभी भी बाहर से आते हैं, लेकिन ये पूर्णतया भारत में ही बना हुआ है। और आज इसका जो दायरा है, जो शायद पहले बहुत छोटा था, बहुत कम प्लेयर यूज करते थे, इसका दिनों दिन डिमांड बढ़ रही है और लोगों का इसके अंदर इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और पहले केवल सफेद रंग में मिलता था। MS धोनी आज भी वो पहन रहे हैं जो शायद 10 साल पहले उन्होंने मेरे से लिया था, आज भी वो उसको पीला रंग करके पहनते हैं। पर अब ये हर कलर में नेचुरल, जो इसके ऊपर जो ये फैब्रिक कोटिंग है, ये फैब्रिक है जो ये प्री कलर्ड है, इसको ऊपर पेंट करने की भी आवश्यकता नहीं। भविष्य के लिए क्या सोच रहे हैं? आपने तो बहुत लंबा सफर तय किया है, पूरी अपनी स्टोरी बताई है, लेकिन अब आगे का क्या प्लान है? हेलमेट, लेग गार्ड, बैट के बारे में सोच रहे हैं? नहीं, बैट ये बड़ी स्पेशलाइज, देखिए क्रिकेट एक बड़ी स्पेशलाइज फील्ड है, ये जनरल प्रोडक्ट की तरह नहीं है। हर प्लेयर का एक अपना वजन है, अपनी थिकनेस है हैंडल की, अपना बैलेंस है, हर कोई अपने हिसाब से लेता है। तो ये चीज़ें आप इसको अगर बड़े स्केल पे कोई मैन्युफैक्चरिंग करना चाहें तो ऐसे नहीं होती। तो इसलिए बैट हमारी लाइन नहीं है। हम जनरल जो ये इंग्लिश विलो बैट है इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे, लेकिन हाँ एक ऐसा बैट लकड़ी का बना हुआ, विल्लो का बना हुआ, जो कि जनरल क्रिकेट में यूज हो सके। ये 50-50 हज़ार के 1-1 लाख के बैट नहीं, जो हर प्लेयर की पहुंच में हो। जैसा कि वो धीरू भाई अंबानी की बात आई थी कि जब ये जो सिम कार्ड, इसकी एक कॉल 10 पैसे की होगी ना, तब इसका बेनिफिट है कि ये सबके हाथ में पहुंचा। वरना क्रिकेट आज इतना महंगा खेल हो गया है कि ये धीरे धीरे ये मरने की स्टेज पे जा रहा है। अगर ये और महंगा होता चला गया तो ये बहुत लोगों के पास नहीं रहेगा, केवल एक एलीट क्लास के पास रह जाएगा। और हम ऐसा बैट प्लान कर रहे हैं जो रिसाइकिल्ड विल्लो उससे बन सके, और हो सकता है आपको हम 1 महीने में उसके कुछ सैंपल्स भी मार्केट में दिखा दें। बिल्कुल सही कहा नागपाल जी ने। स्किल और स्टाइल की बहुत ज़रूरत रहती है क्रिकेट में, और खासतौर से बैट जो इम्प्लीमेंट ऑफ द गेम है, वो अगर आप निचले स्तर पर लेकर के आए, बहुत सस्ते मूल्य पर अगर बेचते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट का विस्तार हो सकता है। तो युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? मेक इन इंडिया स्टार्टअप, आपने तो बहुत साल पहले सब कुछ करके दिखा दिया है। इतना स्कोप है भारत में, इतना स्कोप है। लोग कहते हैं, किसी बिजनेसमैन से बात करो वो कहता है तो यार काम नहीं है। जो मेरा जो अनुभव है वो ये कहता है कि काम इतना है कि काम करने वाले नहीं है। आज हमारे पास अच्छी फिनिशिंग इंडस्ट्री नहीं है। हम एक आइटम बनाते हैं, इसको फिनिश करना चाहते हैं, इसमें अच्छे लोगो लगाना चाहते हैं, एक अच्छी प्रिंटिंग करना चाहते हैं, अभी इसका लैक है। दुनिया बहुत आगे चली गई है। अभी हम पुराने स्टाइल से पैड प्रिंटिंग या पुराने स्टाइल से इसके जो
लेबल स्टिकर्स बना रहे हैं, इसमें बहुत नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, डेली की फिनिशिंग के सिस्टम नए आ रहे हैं, वो हमें तुरंत नए नए लोगों को आके इस पे काम करना चाहिए। बहुत सारे आज अच्छी क्वालिटी वेल्डिंग कराने जाओ तो आपको वेल्डिंग तो मिलती है खूब, लेकिन अच्छी क्वालिटी की वेल्डिंग नहीं मिलती। आपको पेंटिंग तो मिलती है लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी की पेंटिंग नहीं मिलती, जिससे कि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे अपने आप को चाइना के साथ कंपीट कर सके। इन सब चीजों को देखते हुए कहा जा सकता है कि यहाँ इतना स्कोप है, काम करने वाला चाहिए, ध्यान से काम करने वाला चाहिए। जो मेरे जैसा एक आदमी जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं, वो अपने काम में सक्सेसफुल हो सकता है। तो यहाँ सबके लिए मार्केट है, सबके लिए जगह है, केवल थोड़ा सा सोच के मैन्युफैक्चरिंग के काम में आए। यूं कह सकते हैं कि नागपाल जी का बहुत साधारण शब्दों में कहना है, मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते। हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिजूल है फिर देखना कद आसमान का। बहुत ऊंची उड़ान भरी है, भर भी रहे हैं और भरते रहेंगे। ये शुभकामनाएं हमारी नागपाल जी के लिए। ये हमारा असेंबली कन्वेयर है, असेंबली सिस्टम है। अभी तो हमारी ग्रिल लग रही है, उसके बाद फिर इसकी पैकिंग और ये सारी चीज़ें होंगी। जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें होती हैं हम वो पहले कर लेते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है लीनियर मैचिंग नहीं हो पाती है, फिर बाकी सारी चीज़ें लीनियरली हम लोग काम कर लेते हैं कन्वेयर पे। यहाँ पे हमारे ग्रिल्स असेंबल हो रहे हैं। ग्रिल हमारी दूसरी फैक्ट्री में बनती है। यहाँ पे इसकी असेंबली है। हमारे एक्चुअली 2 यूनिट है।